बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 लीनियर सिस्टम। और हम लीनियर सिस्टम के अंदर डिस्कस कर रहे थे फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग। आज फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कितनी तरह की फेस पोर्ट्रेट बनने चाहिए। तो आज हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो इसमें हमने 3 बेसिक केसेस डिस्कस किए थे आपके साथ। तो इसमें जो केस नंबर 1 था वो क्या था आपके पास। अब बारी बारी इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 के अंदर आपके पास जो आइगन वैल्यूज थी वो कौन सी थी, रियल आइगन वैल्यूज के लिए था। तो रियल आइगन वैल्यूज की हमने बात की थी सबसे पहले। तो इसको हम जो है वो देखते हैं कि रियल आइगन वैल्यूज में, अब रियल आइगन वैल्यूज के फर्दर हमने इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा था कि वो जो दोनों आइगन वैल्यूज़ आपके पास निकलती हैं, अगर 2x2 का सिस्टम है तो 2 आइगन वैल्यूज़ होंगे आपके पास। तो वो जो 2 आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास उसमें से अगर वो दोनों पॉजिटिव हों तब क्या होगा, यानी शेप कैसी बनेगी। दोनों नेगेटिव हो तब शेप कैसी होगी, और जो है उसमें अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब शेप कैसी बनेगी आपके पास। ठीक है जी। तो बारी बारी इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर एक्सप्लेन करता हूँ, यानी आपको एग्जाम्पल बनाकर बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छा समझ सकें। सपोज़ कीजिए कि पहले मैं जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं वो दोनों नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव, और वो डिस्टिंक्ट भी हैं यानी अनइक्वल हैं। ठीक है जी। तो इसमें 3 डिफरेंट केसेस हमने पढ़े थे। तो रियल आइगन वैल्यूज़ के अंदर कि ये दोनों की दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, और जो हैं वो दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइन के साथ हो सकती हैं। ठीक है। तो ये बात तो आपके जहन में है कि इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, जिसकी मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, हम लास्ट सेशन में ये बातें कर चुके हैं। तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल सपोज करें कि y1 डैश एक सिस्टम है विच इज़ इक्वल्स टू 3y1 n प्लस y2 एंड y2 डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो है y1 माइनस 3y2। तो बेसिकली एक 2x2 का सिस्टम है। ठीक है जी। तो इस 2x2 के सिस्टम में जो आपके पास, वैसे इस प्रॉब्लम को मैंने पहले भी सॉल्व किया था, जो लेमडा 1 आपके पास निकला था वो -2 है, और जो लेमडा 2 की वैल्यू थी वो थी -4, यानी ये दोनों डिस्टिंक्ट भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और इस -2 के लिए जो हमने फर्स्ट आइगन वेक्टर निकाला था वो था 1,1, और इसके लिए जो हमने सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया था वो वेक्टर था 1,-1। राइट। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, यानी कि उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन मैं लिखना बता देता हूँ आपको, ऐसा कोई इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, g इज़ इक्वल्स टू C1 x1 e पावर लेमडा 1t प्लस C2 x2 e पावर लेमडा 2t। तो ये जो इसका जनरल सोल्यूशन है, इसे आप x की फॉर्म में लिखें या y की फॉर्म में, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर y1 और y2 हो जाएगा। ये C1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट आइगन वेक्टर लिखा जाएगा, मान लें कि वो 1,1 है। ई पावर यहाँ पर वो लेमडा लिखा जाएगा कि -2t, फिर यहाँ पर C2, और यहाँ पर सेकेंड आइगन वेक्टर यानी 1 लिखा जाएगा, और फिर जो है वो ई पावर, यानी ये जो आइगन वेक्टर आपके पास बनकर आता है ये लेमडा की किस वैल्यू के लिए, ये लेमडा की वैल्यू -4t के लिए। ठीक है जी। तो इस तरीक़े से ये बन गया है आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है। अब हर मरतबा जनरल सोल्यूशन लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, मतलब हम इसका क्वालिटेटिव बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम क्वालिटेटिवली किस तरह बिहेव करता है। अच्छा जी। अब ज़रा इस सिस्टम पर गौर करते हैं। तो ये सिस्टम में आप नोट करें कि हम देखना चाहते हैं कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये कंप्लीट सिस्टम कैसा बिहेव करता है, यानी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो कैसे बनेगी। तो इसकी टैक्टिक आपको बताता हूँ। एक तो ये कि e पावर -2t जो है और e पावर -4t, इससे एक चीज़ का आइडिया होता है कि जितने भी कर्व बन रहे होंगे वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली 0 पर डीके हो रहे होंगे। राइट। कैसे t अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो e पावर -इन्फिनिटी वो 1/e पावर 1/e, ये बन जाता है e पावर, यानी e पावर -इन्फिनिटी जी। तो ये बन जाता है e पावर -इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/e इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो एक बात तो यहाँ पड़ता है कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए जो इसकी ट्रेजेक्ट्रीज बन रही होंगी वो तमाम की तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो 0 पर कन्वर्ज हो रही होंगी। अब ज़रा उसको डिटेल से देखते हैं कि इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो ज़रा ये लैम्डा की वैल्यूज़ को आप याद रखिएगा और इस सोल्यूशन को भी आप याद रखिएगा।
तो मैं इसका फेस पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो फेस पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका एक्सेस ड्रॉ कर लें। बहुत गौर से इसको देखिएगा कि मैं इसको किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स भी इसको इसी तरह ड्रॉ कर रहे होंगे। सपोज़ कीजिए कि ये आपने एक्सेस बना लिया है, ऐसे ये एक्सेस बना लिया, राइट। और ये एक्सेस कौन से होंगे? यकीनन फेस पोर्ट्रेट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को का डायरेक्ट सोल्यूशन होता है। तो ये y1 और ये y2, ठीक है जी। तो y1 और y2 के कर्व बन गए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको पता है कि आपके पास, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो लैम्डा था आपके पास वो एक्चुअली -2 था, और इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो था वो आपके पास था 1,1, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो लैम्डा 2 था आपके पास वो -4 था, और इसका करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर था वो आपके पास 1,-1 था। अब देखिए ये ड्रॉ कैसे होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि 1,1 लोकेट कर लें। 1,1 का मतलब है कि वो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई वेक्टर होगा। तो आप यहाँ पर 1,1 एक पॉइंट चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लें कि ये 1,1 है, ठीक है जी। तो ये 1,1 वाला पॉइंट हो गया आपका, ये मिसाल के तौर पर 1,1 हो गया, ठीक है। तो इससे आप बना लें एक वेक्टर। ज़रा जी, मान लें कि ये मैं एक्चुअली पेन चेंज कर लूँ ताकि इसको, ठीक है जी। तो ये मान लें कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 1,1 है। तो अब आप इससे ड्रॉ कर लें एक अपना वेक्टर। अब वो वेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये बन गया है आपका वेक्टर, ये आपका वेक्टर बन गया है, ठीक है जी, 1,1। और सिमिलरली इसी की रिफ्लेक्शन जो है वो आप नीचे भी बनाएंगे, यानी इस कोऑर्डिनेट के अंदर। तो ये आपका एक वेक्टर आ गया, और उसके जो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास वो क्या आ गए? 1,1, ठीक है जी। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जैसा ये वेक्टर यहाँ पर बनेगा वैसी रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगी, यानी बोथ साइड पर ये काम हो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आइगन वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव हैं तो याद रखना है कि डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास इनवर्ड होगी, यानी कि तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो बेसिकली इनवर्ड मूव कर रही होंगी, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होंगी। मैं इसको किसी और कलर से जो है वो बना कर बताता हूँ। ये डायरेक्शंस उसकी इनवर्ड होंगी, याद रखिएगा, ये डायरेक्शंस जो होंगी वो इनवर्ड होंगी, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको कि वो जो सिस्टम मैंने लिखा था ऊपर कहीं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सिस्टम के फिक्स पॉइंट्स क्या होंगे, तो अब अगर आप इसको इक्वेट कर लें 0 और इसको भी इक्वेट कर लें 0 के बराबर, क्योंकि याद रखें कि स्टेबिलिटी या जो फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग है वो बताती है कि आपका सिस्टम की डायनामिक्स कैसी है, और वो किसी न किसी फिक्स पॉइंट पर बता रही होती है। तो जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ये होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसमें y1 भी 0 होगा और y2 भी 0 होगा, यानी ये ऐसा सिस्टम है जो अपने ओरिजिन के ऊपर है, यानी इसका जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है। यानी हम बात करें कि ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये सारी ट्रेजेक्टरीज आपको ये बताएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड आइगन वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो अपना सेकेंड आइगन वेक्टर है 1,-1। अब 1,-1 क्या होगा? यानी y1 पर आप चले 1 और y2 पर आप चले -1, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में 1,-1 आपको कहीं यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपको मिलेगा 1,-1, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 1,-1, राइट। तो अब आप यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लें, ये यानी ये आइगन वेक्टर आप बना लें। ये आपने जैसा आइगन वेक्टर उधर बनेगा वैसे ही आइगन वेक्टर यहाँ पर भी होगा। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये लाइन, कर लेते हैं, आई थिंक ये सीधी है, ठीक है जी। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी जी। डायरेक्शन तो देखें, डायरेक्शन के लिए आप देखें आइगन वैल्यूज़ को। अगर आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड वाली डायरेक्शंस होंगी। तो ये आपके पास आ जाएंगी डायरेक्शंस, ठीक है जी। और इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास इनवर्ड, राइट। तो ये आपके पास एक, अब मैं आपसे कहता हूँ कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब ज़रा अपने सोल्यूशन पर चलें ताकि आपको और अच्छा समझाया जा सके। आगे कहते हैं कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यकीनन t की तमाम वैल्यूज़ के लिए इस पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो हम बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली ये काम करते हैं। अब हम जैसे कहते हैं, इसकी एक मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो टेक्निक ये समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि
ये लिखा हुआ है e पावर -2t और ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल e पावर -4t। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये कि एक्सपोनेंशियल आपको ये शो कर रहा है कि ये जो है वो कौन सा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है जी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल यानी जो जितनी भी ट्रेजेक्टरीज बनेंगी आपके पास वो एक्सपोनेंशियली वर्क कर रही होंगी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो एक्सपोनेंशियली वर्क कर रही होंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज बन रही हैं, यानी एक e पावर 2t वाले कर्व होगा और एक e पावर -4t वाला कर्व होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि कौन सी ट्रेजेक्टरी फास्ट होगी। तो अब आप इसका सिंपल टेक्निक ये है कि कैलकुलेटर से e पावर सपोज कर लें कि t की वैल्यू 1 है, कोई भी t की वैल्यू आप असाइन कर लें, मान लें कि t की वैल्यू 1 है, तो e पावर 2t का जब कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.35 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और इसी तरीके से आप जब कैलकुलेटर से ये मैं आंसर निकाल कर दिखाऊँ आपको, e पावर -4 का आंसर निकालते हैं तो ये आंसर आता है आपके पास 0.01 ऐसा, राइट। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यानी इसके अंदर जब e पावर की -2t की वैल्यू जो है वो ज़्यादा निकलती है तो ये जो ट्रेजेक्टरी है इस ट्रेजेक्टरी को हम कहते हैं फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी, राइट। फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी कहलाती है फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी। तो इसका मतलब ये है कि ये e पावर 2t जो है वो e पावर ये 2 जो है ये किस फैक्टर के साथ एसोसिएट है, 1,1 के साथ। इसका मतलब ये है कि जब हम t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, यानी t की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह हम सारी वैल्यूज असाइन करते हैं, यानी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरी फास्टली, यानी दो तरह की ट्रेजेक्टरीज मूव कर रही होंगी। एक फॉर एग्जाम्पल ये स्लो होगी क्योंकि इसमें e की वैल्यू स्लो है, e की वैल्यू कम है, तो ये स्लो ट्रेजेक्टरी होगी। तो डोमिनेट यहाँ पर कौन सी ट्रेजेक्टरी करेगी? डोमिनेट यहाँ पर फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी करेगी। और एक बात आप और ध्यान में रखें कि अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि आप y1 और y2 को एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें, ये t का है, तो भाई ये जो काम है ये t जो है ये बेसिकली इसका थर्ड एक्सिस होता है, यानी z एक्सिस होता है। यानी आप यूँ समझें कि ये तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं ये पैरामेट्रिकली जो हैं ये t एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये यानी यूँ समझ लें कि जैसे ये है आपका t एक्सिस, ये है y1 और y2, हम t एक्सिस को नहीं दिखा रहे, लेकिन यूँ समझ लें कि ये तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरी टाइम के साथ मूव कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये जब ये ट्रेजेक्टरी सारी टाइम के साथ मूव कर रही होती हैं तो अब आप जब टाइम वाले एक्सेस को हटा लेंगे तो वो ट्रेजेक्टरी प्लेनर ट्रेजेक्टरी बन जाएगी। ठीक है। तो ये ज़रा फास्ट मूविंग का कॉन्सेप्ट आप जहन में रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी है और इसका जो वेक्टर है 1,1, तो इसकी जो पॉसिबल कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये मैं आपको फाइनली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज जो होंगी वो एक्सपोनेंशियली 0 पर अप्रोच कर रही होंगी। देखिए एक्सपोनेंशियली 0 पर मूव कर रही होंगी ऐसे। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ऐसी ट्रेजेक्टरीज यहाँ पर ऐसे बन रही होंगी, जो तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरी जो हैं वो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए 0 पर अप्रोच कर रही होंगी। इसी तरीके से ये काम यहाँ पर भी होगा, यानी यूँ समझ लें कि दोनों तरफ ये काम हो रहा होता है। तो अब यही काम जो है वो यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर भी ये डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज होंगी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए, और ये तमाम की तमाम जो है वो इनवर्ड मूव कर रही होंगी। जी ज़रा मैं इसको अच्छी सी ड्राइंग बनाऊँ आपके लिए ऐसे। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह की जब आप सॉफ्टवेयर से भी बनाएंगे तो इस तरह की आपके पास एक शेप बनेगी जिसे हम कहते हैं फेस पोर्ट्रेट। तो ये बेसिकली ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो इस फिक्स पॉइंट की तरफ एक्सपोनेंशियली कर रही हैं। और ये वाले जो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपकी याददाश्त के लिए कि ये बेसिकली फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी है। तो तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो इस तरह जो है वो 0 पर कन्वर्ज हो रही हैं। इस शेप का एक ख़ास नाम है। इस शेप को आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस शेप को हम कहते हैं नोड, राइट। तो जनरल नेम है इसका नोड, NODE। और चूंकि यहाँ पर सारी ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर यानी ओरिजिन पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं, यानी ये वो फिक्स पॉइंट है इस पर ही कन्वर्ज हो रही हैं, तो इस तरह के हम नोड को कहते हैं नोडल सिंक, राइट। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है ये नोडल सिंक कहलाता है। और ये जो नोड होते हैं एक्चुअली नोड दो तरह के नोड होते हैं, एक प्रॉपर नोड होता है, एक इम्प्रॉपर नोड होता है। तो इस नोड को और जनरली अगर आप कहना चाहें तो ये इम्प्रॉपर होता है। अब आपको भी ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि मैं इसको इम्प्रॉपर नोड क्यों कह रहा हूँ।
बस अभी फ़िलहाल ये याद रखिए कि इम्प्रॉपर नोड में जो ट्रेजेक्ट्रीज बनती हैं वो सब एक्सपोनेंशियली कन्वर्ज होती हैं, जबकि प्रॉपर नोड के अंदर जो ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं वो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन के थ्रू कन्वर्ज हो रही होती हैं। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा? नोडल सिंक। अब अगर ये पॉइंट नोडल सिंक होगा तो आप मुझे बताएं कि ये फिक्स पॉइंट स्टेबल होगा या ये फिक्स पॉइंट अनस्टेबल होगा? जी स्टेबल होगा, या ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है अनस्टेबल होगा? तो कॉमन सी बात है, क्योंकि तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, ये फिक्स पॉइंट जो होगा वो एक स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल फिक्स पॉइंट। और जब हम सॉफ्टवेयर से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की एक शेप बनेगी। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, एक और एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। इसका जो सेकंड केस था आपके पास, देखिए ये मैंने फर्स्ट केस आपके साथ, यानी फर्स्ट केस का भी फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है एग्जाम्पल बनाकर बोथ नेगेटिव के लिए। अब हम बात करते हैं बोथ पॉजिटिव के लिए। तो ये हमने पेन चेंज किया अपना, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, ये मैं बहुत सेलेक्टेड एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ, बोथ पॉजिटिव, ठीक है, और डिस्टिंक्ट रूट है। डिस्टिंक्ट ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी इसलिए आप इसकी कोई टेंशन में नहीं जाइएगा कि अगर ये रूट डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या होगा। लेकिन अच्छा जी, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि y1 डैश जो है वो सपोज़ करें कि 3y1 के इक्वल है, 3y1 प्लस y2, और ये जो y2 डेरिवेटिव है ये बन जाएगा y1 प्लस 3y2। और जब हमने इसको सॉल्व किया है, यानी y1 और y2 जब हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के थ्रू इसका सोल्यूशन डिटरमिन किया, तो इसका आंसर निकला C1, दिस इज़ 1 1। ये अब आपने खुद ट्राई करना है, e पावर 40 प्लस C2 -1 and 1 and e पावर 2t, ये निकला इसका। यानी अब आपके पास जो थे बेसिकली λ1 जो निकला था वो आपके पास 4 था, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर निकला था वो आइगन वेक्टर था 1, 1। और इसी तरीके से जो λ2 है आपके पास वो एक्चुअली 2 के इक्वल था, और ये जो आपका सेकेंड आइगन वेक्टर था वो सेकेंड आइगन वेक्टर -1 और 1 के बराबर था। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो दोनों आइगन वेक्टर्स हैं, ये दोनों आइगन वेक्टर्स पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है जी। तो ज़रा जल्दी से इसके स्केचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने अपने एक्सेस को ड्रॉ करना है। तो जल्दी से हम अपने एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये बन गया फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस, ऐसे। और इनको हम लेबल कर देते हैं। क्या है भाई? ये है आपका y1 और ये बन गया आपका y2। फिर अपना जो है वो फर्स्ट, ये देखें, ये जो फर्स्ट वेक्टर है आपका 1, 1 ड्रॉ करते हैं। तो 1, 1 ऑफ कोर्स किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, यानी इस वाली लोकेशन पर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो 1, 1 पे हम बात करते हैं, यानी ये जो वेक्टर होगा 1, 1 होगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसको हम किसी ग्रीन कलर से कर लेते हैं। ये बन गया आपका 1, 1 का वेक्टर, आइगन वेक्टर, और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अब आप बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन होगी आपके पास वो क्या होगी? डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव होती हैं तो डायरेक्शन जो होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड होती हैं। ये मैं इसको से बनाता हूँ। ये देखें, ये बनी इसकी डायरेक्शंस। तो इस आइगन वेक्टर की डायरेक्शन जो होंगी वो आउटवर्ड होंगी। सिमिलरली आप जो है वो अपना सेकंड वेक्टर देख लीजिए। अब सेकंड वेक्टर है आपके पास, वो है -1 and 1। तो -1 और 1 यानी कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वेक्टर लाई करता है। तो कहीं यहाँ पर ये वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल -1, 1। अब आपने यहाँ पर अगेन जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरह, यानी आइगन वेक्टर ड्रॉ करना है आपने। यानी ये मैं कम्प्लीटली एक ही दफ़ा में स्केच कर देता हूँ, बस आप समझ जाइएगा कि मैंने इसको रिफ्लेक्ट भी करवा लिया। ठीक है जी। अगेन आप ये बताएं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी? ऑफ कोर्स इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि वेक्टर जो है वो पॉजिटिव है, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी।
ठीक है जी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। और ऑफ कोर्स यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, अगेन ये एक लीनियर सिस्टम है, तो लीनियर सिस्टम के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है वो हमेशा ओरिजिन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगेन मैं वही टेक्निक अप्लाई करता हूँ। देखिए ये ना सॉफ्टवेयर से वैसे बनता है, लेकिन इसकी ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इस तरह देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हैं। एक एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है आपके पास वो है फॉर एग्जांपल e⁻4t और दूसरी जो है वो e⁻2t। अब ये टैक्टिक्स जो हैं ये टैक्टिक्स लेक्चर से पता लगती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेते हैं। सपोज t की वैल्यू 1 मान लें तो e⁻4 का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 54.59 अप्रॉक्सीमेटली। और अगर मैं कहूँ कि e⁻2 का क्या आंसर होगा तो e⁻2 का आंसर होगा 7.3 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी, 7.38। तो अगर आप नोट करें तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जो 4t वाला जो वेक्टर होगा वो फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री होगी आपके पास, ठीक है जी। तो ये हमें पता लगा कि ये है हमारी फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री, ठीक है जी। तो अब आप फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री है 4 वाली, तो इसका 4 वाले के साथ जो करॉस्पॉन्डिंग वेक्टर है वो 1,1 ये वाला वेक्टर है। तो इट मीन्स कि ये जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब एक बात को आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये देखा था कि जो मेरी फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री थी उससे तमाम ट्रेजेक्ट्रीज इनवर्ड हो रही थी, राइट। अब ये चूँकि मेरी डोमिनेटिंग जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये है, तो इसमें से क्या होगा कि तमाम की ये साइन आउटवर्ड है, तो इसका मतलब है कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज बन रही होंगी वो तमाम की तमाम ट्रेजेक्ट्री इस आउट मूविंग ट्रेजेक्ट्री से आउटवर्ड मूव कर रही होंगी, इस फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री से आउटवर्ड मूव कर रही होंगी। यानी ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, यानी ये ऐसे ऐसे, और ये बन गई इसकी आउटवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने पहले ऐसे चले गए और फिर जो है वो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आउटवर्ड आपने मूवमेंट की है। इसी तरीके से ये मैंने कुछ और ट्रेजेक्ट्रीज आपको बनाकर दिखा दी हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नोट करें कि जो भी आपके पास फास्ट मूविंग या डोमिनेटिंग ट्रेजेक्ट्रीज होंगी वही डोमिनेट कर रही होती हैं। इसी तरीके से ये शेप भी यहाँ पर ऐसे बनेगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी इनकी भी डायरेक्शन सारी आउटवर्ड डायरेक्शंस होंगी ऐसे। सिमिलरली ये कर्व ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। सॉरी वो मैं गलती से इनवर्ड बना रहा हूँ, इनवर्ड बना दिया। इनवर्ड कहीं भी नहीं बनेगा, सब आउटवर्ड है क्योंकि सब पॉजिटिव है। ये मैंने गलती से जो है उसको साइन चेंज कर दिया। तो ये और अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी मैंने ट्रेजेक्ट्रीज यहाँ पर बनाई हैं, यानी जो भी ट्रेजेक्ट्रीज बनेंगी उन सब की जो डायरेक्शंस होंगी वो सारी डायरेक्शंस आउटवर्ड मूव करेंगी, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि ये जो आपका फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट कैसा होगा, आप शेप नोट करें तो इन दोनों शेप में डिफरेंस ये है कि यहाँ अगर फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री है तो ये सारी की सारी ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो जो इस वाले वेक्टर के साथ टेंजेंट है, ठीक है जी, इस वाले वेक्टर के साथ टेंजेंट है जो स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। और प्रीवियस केस के अंदर क्या था, प्रीवियस केस चलते हैं, प्रीवियस केस को एक दफ़ा और ज़रा व्यू करते हैं। प्रीवियस केस में ये था कि अगर ये आपकी फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री है तो तमाम की तमाम ट्रेजेक्ट्री इसी फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री से टेंजेंट हुई हुई थी, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी शेप बन गई है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स कि इसका जो नाम है इस कहते हैं, इसे भी हम नोड हैं, ये शेप भी नोड कहलाती है। और अगेन मैं आपसे कहूँ कि अगर एक्सपोनेंशियली ये बिहेव कर रहा होता है तो इस नोड को हम और अच्छा नाम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर नोड, इम्प्रॉपर नोड। और फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि रिसर्चेस पेपर के अंदर इसको ये सोर्स होगा या सिंक होगा तो ऑफ कोर्स सब इस पॉइंट से आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इस सोर्स को इसको कहते हैं नोडल सोर्स। ये ट्रेजेक्ट्री कराती है नोडल सोर्स, ठीक है जी। तो इम्प्रॉपर नोड का मसला तो अभी सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियली ट्रेजेक्ट्री मूव कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर नोड। और मैं आपसे पूछूं कि ये सिस्टम जो है वो आपके पास, यानी ये जो फिक्स पॉइंट है 0,0, ये फिक्स पॉइंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल, तो एक कॉमन सी बात है कि ये फिक्स पॉइंट जो है वो अनस्टेबल होगा, ठीक है जी। तो ये जो फिक्स पॉइंट है आपका ये एक अनस्टेबल फिक्स पॉइंट होगा। तो इस तरह हमने ये दो ट्रेजेक्ट्रीज को बहुत गौर से देख लिया है। तो आप जो है वो याद भी रखिएगा और जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर से इसको स्केच करते हैं तो ऐसा बनता है। एंड देन हम चलते हैं अपने थर्ड पर। थर्ड एग्जाम्पल हमें ये कहती है कि एग्जाम्पल नंबर 3,
और इस एग्जांपल नंबर 3 में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें कि वन आइगन वैल्यू पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि इसमें एक आइगन वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव हो और एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा। ज़रा जल्दी से हम अपनी एग्जांपल पर चलते हैं। मान लें कि y1 डैश जो है वो इक्वल है आपके पास y1 प्लस 4y2 और ये जो y2 है डैश है ये इक्वल है 2y1 माइनस y2। ठीक है जी। तो जब मैंने इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाली तो λ1 इज़ इक्वल टू 3 और λ2 इज़ इक्वल टू -3। ये डिस्टिंक्ट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और ये जो 3 के जो अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर आपके पास निकला है ये 2,1 था और इसी तरीके से जो सेकंड -3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर जनरेट हुआ था वो -1,1 था। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप इसको सोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन लिखना अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ज़रा जल्दी से देखते हैं कि हम इसकी जो है वो ट्रेजेक्ट्री कैसे बनाएंगे। जी जनाब, तो सबसे पहला काम ये करें कि एक्सेस को ड्रॉ कर लें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने एक्सेस को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर छोटी सी एक अच्छी सी खूबसूरत सी डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास y1 और ये आ जाएगा आपके पास y2। ठीक है जी। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर है 2,1, इसको स्केच करते हैं। 2,1 यानी 1 2 और 2,1 यानी अप्रॉक्सीमेटली ये इस जगह पर होगा। तो 2,1 के लिए हमने एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर ली। ये बन गई है आपके पास एक ट्रेजेक्ट्री। ये मैं डायरेक्टली दोनों पे ले जाता हूँ, यानी इस तरह कर लेता हूँ दोनों जगह। ठीक है जी। तो ये मेरा पॉइंट ज़रा आउट पॉइंट हो रहा है, पहले तो इसको कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए तो इसलिए ये पॉइंट है, समझे, 1,1 राइट। ये आ जाएगा 1 1। अच्छा जी, अब साथ साथ ये भी बताते जाएं यहाँ पर कि इस ट्रेजेक्ट्री का साइन कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है 2,1 के लिए, सॉरी 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,1। ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो चूंकि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है। और अगेन ये एक लीनियर सिस्टम है तो इसका जो फिक्स पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से जो सेकंड वेक्टर है वो है -1,1। ठीक है, -1,1। अब ये -1,1 कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर चले माइनस और वाई एक्सिस पर 1, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कहीं यानी इस जगह पे कहीं एग्जिस्ट करता है तो अब आप जो है वो इसको स्केच कर लें, यानी लाइन बना लें इसकी फ़ौरन। ये बन गई आपकी अप्रॉक्सीमेटली आइगन वेक्टर। ठीक है जी, ये आपका सेकंड आइगन वेक्टर आ गया। जी जनाब, अब आप ये बताएं कि ये वेक्टर सेकंड आइगन वेक्टर आ गया। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी चलें लिख लेता हूँ 1,1। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यूज की डायरेक्शन -3 है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब जब हम कहते हैं कि t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब ऑफ कोर्स के जो इसका भी जो आंसर निकलेगा वो चूंकि एक्सपोनेंशियल ही होगा। ठीक है जी, तो e पावर 3t और e पावर -3t वाला आंसर होगा। ठीक है जी। अब होगा ये कि जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम करते हैं तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में देखें ये ट्रेजेक्ट्री की डायरेक्शन ये है कि कुछ ट्रेजेक्ट्रीज होंगी वो ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगी, लेकिन ये आपको बताता है कि इसका फ्लो जो है देन आउटवर्ड है तो वो ट्रेजेक्ट्री आउटवर्ड मूव कर जाएगी। तो याद रखना है कि इस तरह की जो ट्रेजेक्ट्रीज बनती हैं उसमें कोई भी ट्रेजेक्ट्री अपनी ओरिजिन पर अप्रोच नहीं करती, यानी ये ट्रेजेक्ट्री जो है इनिशियली अपने ओरिजिन पर जाएगी, जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ओरिजिन से आउटवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये इधर ओरिजिन पर मूव करेगी लेकिन ओरिजिन से आउटवर्ड मूव कर जाएगी। इसी तरीके से ये भी ऐसे आएगी और ओरिजिन से आउटवर्ड मूव कर जाएगी, यानी तमाम की तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रही होंगी लेकिन ओरिजिन पर पहुंच नहीं पाएंगी और ओरिजिन से आगे मूव कर जाएंगी। ठीक है, ये बनी इसकी डायरेक्शन। तो ये जो फिक्स पॉइंट है आपके पास, नोट करें कि ये फिक्स पॉइंट
ठीक है जी। तो नेगेटिव वाला काम क्या करें, मैं आपको फिर बता दूं कि जो -3t वाला काम होगा, माइनस जो में जो वैल्यू है ये अप्रोच करवाएगी इसको 0 की तरफ, ठीक है जी। लेकिन ये जो +3 है, जो इसके सोल्यूशन के अंदर एक्सपोनेंशियल पावर 3d बनेगा, ये इसको ओरिजिन से बाहर की तरफ ले जाएगा, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन भी आपको समझ आई होगी। बेसिकली जो आइगन वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन होती है वो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सिंगल ट्रेजेक्ट्री नहीं है जो अपने ओरिजिन पर यानी फिक्स पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही हो। तो याद रखें, इस तरह की जो शेप है, इस तरह की शेप को हम कहते हैं सैडल। सैडल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आइगन वेक्टर्स जो आपके पास बन रहे होते हैं उसमें 2 डायरेक्शंस इनवर्ड ली जाती हैं और 2 डायरेक्शंस आउटवर्ड होती हैं। तो इसकी जो रिमेनिंग ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए, वो जो शेप होती है उस शेप को हम कहते हैं सैडल, ठीक है। और आप ये बताएं, क्या सैडल का पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि सैडल हमेशा 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 याद रखना है एक अनस्टेबल पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जहां पर वर्ड सैडल लग जाए तो वो अनस्टेबल होता है, ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं सैडल। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि अगर आइगन वैल्यूज़ बहुत पॉजिटिव होती हैं तब क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ बहुत नेगेटिव होती हैं तब क्या होगा, और आइगन वैल्यूज़ जो हैं 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होती हैं तब क्या होगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ रिप्रेजेंट की है। तो लेक्चर हमारा चूँकि बहुत लेंदी ना हो जाए तो फिर हम जो है वो अपने लेक्चर का सेकेंड पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर और ये था इसका पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह पार्ट 3 के अंदर हम इस लेक्चर में रिपीटेड आइगन वैल्यूज की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको अगर आप कंटिन्यूशन में देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज़।